नमस्कार। आज जानने की कोशिश करते हैं इंटरनेट क्यों बनाया गया था और कहां से कहां तक इंटरनेट आ गया था। इंटरनेट बनाने का पर्पस ये था कि इसको सब कोई फ्रीली यूज कर सके, किसी का बस में नहीं रहे। लेकिन आज के समय ऐसा आ गया कि इसको कुछ कंपनी को अपने हाथ में इसको कंट्रोल कर रखा है। नुकसान ये होता है कि एक कंपनी के हाथ में रहने से उस कंपनी का सारे सर्वर एक साथ क्रैश कर जाती है। ऐसा कुछ दिन पहले देखने को मिला जब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों एक साथ ही क्रैश कर गया। हालांकि इससे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों अलग अलग कंपनी थी। बाद में फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया। तो आइए जानते हैं इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। इंटरनेट की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और रूस में कोल्ड वार शुरू हुआ था। स्पुतनिक सैटेलाइट है जो दुनिया का पहला सैटेलाइट है, जो 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। जब ये बात अमेरिका को पता चला तो अमेरिका में खलबली मच गई और दोनों को इस बात को जानकर दोनों देश आपस में कोल्ड वार शुरू तो था ही, परमाणु हमले की संभावना थी। 1958 में अमेरिका के राष्ट्रपति एक ऐसी एजेंसी का स्थापना किया जिसका नाम था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि इस तकनीकी को काफी तेजी से बढ़ाने का और काम करना शुरू किया। उस समय अंडरग्राउंड के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन का वायर बिछाया गया था। अगर देश में एक जगह कहीं पर भी परमाणु हमले होते तो उससे पूरे देश का कम्युनिकेशन बर्बाद हो जाता। इसे निपटने के लिए अमेरिका कोई ऐसा चीज का बनाना चाह रहा था जिससे कि डिसेंट्रलाइज हो। कहीं पर भी अगर एक जगह बम भी गिर जाए तो उससे पूरे देश में कोई प्रभाव नहीं पड़े। वो एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे एक जगह पे खराब हो जाए तो उससे कोई असर नहीं पड़े। अमेरिका में 1969 में कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप किया गया जिसे ARPANET बोला गया, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो उस समय कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता था। उस वक्त कंप्यूटर मौजूद था यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में और डिफेंस एजेंसी के पास मौजूद था। उस टाइम के कंप्यूटर काफी बड़े बड़े होते थे, उनको रखने के लिए पूरा का पूरा बेसमेंट भर जाता था। कंप्यूटर तो लिंक हो गया, लेकिन एक दिक्कत हो गया। हर एक कंप्यूटर अलग अलग भाषा बोलता था, अलग अलग सॉफ्टवेयर डला हुआ था। यानी इस तरह समझ सकते हैं कि एक इंडियन आदमी अगर कोई जापान के पास मैसेज भेज रहा है हिंदी में तो वो नहीं समझ पाएगा। ये माजरा अभी भी सोल्व नहीं हुआ था। ये सोल्यूशन इसका निकाला गया इंटरनेट वर्किंग, यानी एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे कंप्यूटर के साथ बात कर सके, एक दूसरे का भाषा समझ सके। ये तब हो सका जब दो ARPA के रिसर्चर रॉबर्ट कैनन और बेंटन क्रेच दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क डेवलप किया जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की बात कर सके, एक दूसरे की भाषा समझ सके। इस इन्वेंशन को, खोज को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और बाद में इसके एडिशनल प्रोटोकॉल ऐड कर दिया गया जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है और जिसे आज के दिन में TCP/IP बोला जाता है। TCP/IP आने से अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, भाषा समझ सकें। इस टाइम तक इंटरनेट अभी भी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और साइंटिस्ट के पास कंप्यूटर अवेलेबल था। आम जनता इसका स्वाद अभी भी नहीं चखा था।
इसका स्वाद आम जनता के लिए तब उपलब्ध हो पाया जब WWW का इन्वेंशन हो पाया, यानी वर्ल्ड वेब वाइब का इन्वेंशन हो पाया। बहुत सारे लोग आज भी इंटरनेट और वर्ल्ड वेब वाइब यानी WWW को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ये अलग अलग चीज़ है। अपना ब्राउज़र खोलते हैं और किसी वेबसाइट पर जाने के लिए आप WWW उस वेबसाइट का नाम लिख कर सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि इंटरनेट का। जैसे कि मान लीजिए www.youtube.com, यहाँ पर आप वेबसाइट पे हैं, वेब पे हैं। अगर वही यूट्यूब ऐप पर हैं तो आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अगर youtube.com पे हैं तो अब यहाँ पर आप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर होता है। थोड़ा इसको डिटेल में जब बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रखे हैं, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट टीवी, यानी कोई भी चीज़ जो वायरलेस तरीके से या वायर्ड तरीके से एक दूसरे का जाल बना कर रखे हैं, उन सभी के बीच में जो जाल बना रखे हैं उसी को इंटरनेट कहते हैं। जैसे कि मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दुनिया के जो सड़कें हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वो इंटरनेट है जो एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। वेबसाइट जो है एक एडिशनल सर्विस है जो कहीं किसी कंप्यूटर का डाटा सर्वर में डाटा स्टोर रहता है। जब हम उसका एड्रेस डालेंगे तब हम उस डाटा को खोल पाएंगे, उस वेब पेज को हम देख पाएंगे। जब अगर आप वीडियो youtube.com पे देख रहे हैं तो आप वेब के थ्रू देख रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं। अगर आप वीडियो यूट्यूब ऐप से देख रहे हैं तो आप इंटरनेट से देख रहे हैं। कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो इंटरनेट तो चाहिए। जब किसी को मैसेज भेजते हैं डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, यहाँ पे आप वेब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऐप बेस्ड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐप बेस्ड काम होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, या अमेजोन प्राइम पे आप मूवी देख रहे हैं, जूम ऐप पे मीटिंग कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप वेब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट नहीं तो आप ना ही तो वेब चला पाएंगे और ना ही ऐप चला पाएंगे। ना ही आप फेसबुक चला सकते हैं, ना ही व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना ही और कुछ। इंटरनेट नहीं रहेगा तब। वर्ल्ड वेब वाइब का खोज ब्रिटिश साइंटिस्ट थिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो सर्न के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 90-91 में अपना वेब सॉफ्टवेयर लोगों के सामने फ्रीली में अवेलेबल कर दिया। खोज का मुख्य कारण ये था कि एक इंसान दूसरे इंसान से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके कभी भी। कि खोज की सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी भी इंसान के पास कंप्यूटर होनी की ज़रूरत थी और इसे एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की, और इनकी खोज की फ़ायदा उठा सके, ना कि इंटरनेट में मौजूद डाटा को एक्सेस करने की, बल्कि और कई नई चीज़ों को बिल्डअप भी की जा सकती थी। खुद की वेबसाइट बनाई जा सकती थी। ये बहुत सेल्फलेस काम किया दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन आज के दिन में थिम बर्नर्स-ली का मानना है कि उनका जो इन्वेंशन था खोज, ये कुछ मायने में हो चुका है। ये बात उन्होंने कैम्ब्रिज स्कैम पर बात करते हुए कहा। इनका कहना है कि ये वेब इसलिए बनाए थे क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई इंसान कर सके। लेकिन आज के दिन में कुछ कंपनियों ने इंटरनेट पे अपना अधिकार जमा लिया है, जैसे कि फेसबुक और गूगल ने। बहुत ही गजब का सेंट्रलाइज देखने को मिला है। 1990 के दशक में हर कोई वेब का इस्तेमाल करता था। ईमेल से कम्युनिकेट किए जाते थे। आपका इन्फॉर्मेशन और डाटा था वो डायरेक्ट कंपनी के सर्वर के द्वारा शेयर किए जाते थे, जैसे कि जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल। उसके बाद आया वेब 2.0, जिसे सोशल मीडिया का वेब भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन और जो डाटा है बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर के द्वारा भेजा जाता है। कुछ कंपनियों ने, जैसे कि फेसबुक ने,
टेलीफोन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर दी है। हमारी ऐप को फ्री में इंटरनेट एक्सेस दो और बाकी इंटरनेट यूज करने के लिए उसे डाटा चार्ज देना पड़ेगा। ये अफ्रीका के कई देशों में उपलब्ध है, जो बहुत सारे सुविधाएं देती है। अब इनके लिए तो इंटरनेट का मतलब सिर्फ फेसबुक ही रह गया। फेसबुक क्रैश हुआ तो इनके लिए तो सारा इंटरनेट का कनेक्शन ही ख़त्म हो गया। जैसा कि हम लोग जूम मीटिंग के लिए फेसबुक आईडी का इस्तेमाल किए थे, तो फेसबुक क्रैश किया था, तो उस समय हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। ये सेंट्रलाइज का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर गूगल क्रैश करता तो ना ही गूगल ड्राइव खुल पाते, ना ही जीमेल चला पाते और ना ही गूगल फोटो देख पाते। ये होता है कुछ एक कंपनी के में सर्वर रहने से। अगर ये क्रैश कर जाता है तो लोग का ज़िंदगी इधर से उधर बिखर जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे लोग बात करते हैं, इंक्लूडेड टीम भी वेब 3.0 के। ये लोग चाहते हैं कि इंटरनेट जो है डिसेंट्रलाइज फ्यूचर बने, डिसेंट्रलाइज वेब बने, किसी एक दो कंपनियों के कंधे पर टिके ना हो। एक ऐसा इंटरनेट जो 3-4 कंपनियों पर ना हो, ऐसा इंटरनेट जो पूरी तरह क्रैश होने पर भी लोगों के ज़िंदगी पर असर ना पड़े। इस डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट को लेकर बहुत सारे लोग आइडिया लेकर आए हैं। जैसे जर्मनी का यंग कोडर ने मास्टोडन ऐप बनाया, जो डिसेंट्रलाइज ऐप है, वो ट्विटर की तरह काम करता है। थिम बर्नर्स-ली खुद के एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसमें वेब 3.0 के लिए एक डिसेंट्रलाइज ऐप और वेब हो। इनका प्लेटफॉर्म का नाम है सॉलिड। सॉलिड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिविजुअल्स को अथॉरिटी देता है खुद से अपने डाटा को कंट्रोल और एक्सेस करने के लिए, सिवाय इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में देने से। में सॉलिड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा कि आप अपना डाटा आप कैसे रख सकते हैं, बजाय इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में देने से। सॉलिड जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ड्राइंग है वो सॉलिड है, और उसमें कोई बिल्डअप करता है, बिल्डिंग बनाता है, सोशल नेटवर्क। जो बिल्डिंग बनाएगा वो सोशल नेटवर्क, और जो उसमें एक जो रूम मिलेगा बनेगा, उस पोर्ट जो होगा, पोर्ट हो जाएगा एक रूम के बराबर, जो कि हर एक इंसान को अलग अलग पोर्ट दिया जाएगा, यानी अलग अलग रूम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना पर्सनल डाटा सेव कर पाएंगे। अपना डाटा का और अपना इंफॉर्मेशन का खुद का मालिक होगा, उसे बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ नए तरीके हैं जो कि आने वाले समय के लिए इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, किसी एक के हाथ में रहने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों से छुड़ाया जाएगा। ये होगा वेब 3.0, जिसमें हर ऐप हर वेब डिसेंट्रलाइज होगा। कितना सफल हो पाता है या नहीं हो पाता ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।